नमस्कार साथियों, मनील कुमार सनी आपका स्वागत करता हूं सिविल्स आरएस एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का सामान्य परिचय। इस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ बिंदु दे रखे हैं, इन बिंदुओं का हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इस बिंदु में हम जो बात करेंगे इस टॉपिक में वो है हमारा इसमें दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे भारत का नामकरण। ठीक है दोस्तों, कि भारत का नाम हम भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारतवर्ष भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, आर्यवर्त भी कहते हैं, जम्बूद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं और कब कब कहते हैं, ये हम सारे डिस्कस करेंगे नामकरण में। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों भारत की अवस्थिति के बारे में। अवस्थिति, ठीक है, यानी कि भारत के लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि भारत कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर में स्थित है। तीसरा हम बात करेंगे दोस्तों विस्तार, कि भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है और पूर्व से पश्चिम कितना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें वो है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल, कि भारत का एरिया कितना है, वर्ल्ड का कितना प्रतिशत है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें भारत की आकृति, यानी भारत की शेप क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे दोस्तों वो है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारत का जो मानक समय है वो मानक समय किसको माना गया है और वो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। और अंत में इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारत की सीमाएं। इसकी भारत की बाउंड्रीज कितने देशों से लगती है, राष्ट्र भारत के हैं, कितने राज्य वो सीमा बनाते हैं। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप भारत का नामकरण। नामकरण, तो दोस्तों भारत का नामकरण यानी कि नेमिंग। तो भारत के नामकरण में मुख्य रूप से 3 बड़े नाम आते हैं। पहला है भारतवर्ष, भारतवर्ष। दूसरा जो नाम मिलता है दोस्तों वो हमें मिलता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तीसरा जो नाम मिलता है वो मिलता है इंडिया। और चौथा जो नाम मिलते हैं वो आ जाएंगे अन्य में। अन्य में जो बाकी के नाम है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम भारतवर्ष। भारतवर्ष, अब दोस्तों जो भारतवर्ष है इस भारतवर्ष का उल्लेख अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जगह पे मिलता है। तो भारतवर्ष में हम सबसे पहले देखते हैं वो देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद दोस्तों जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल में जो 18वीं ऋचा है, 18वीं ऋचा, ऋचा का मतलब होता है दोस्तों श्लोक। 7वां मंडल की जो 18वीं ऋचा है इसको अंग्रेजी में हिम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम। इसमें एक उल्लेख मिलता है कि आर्यों की जो कई ब्रांचेज होती थी, कई शाखाएं होती थी, कई कबीले होते थे, उसमें ये था कि आर्यों की भरत नामक शाखा, भरत नामक शाखा, इस भरत नामक शाखा का जो राजा था दोस्तों, यानी जो मुखिया था, जो प्रमुख था, वो है सुदास। कौन था? सुदास। इस सुदास ने क्या किया दोस्तों? एक युद्ध किया। क्या किया? एक युद्ध किया और युद्ध का नाम था दशराज या दास राज्य युद्ध। इसको अंग्रेजी में कहते हैं द बैटल ऑफ 10 किंग्स, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये जो युद्ध है दोस्तों ये हुआ किसके बीच में?
एक तरफ तो थे भरत नाम की शाखा वर्सेज और 10 अन्य शासक या अन्य राजा। इन 10 में से दोस्तों 5 तो थे आर्य और 5 थे अनार्य, 5 आर्य और 5 अनार्य। ये युद्ध क्यों हुआ? ये युद्ध हुआ दोस्तों कि जो राजा सुदास हैं, भरत नामक जो शाखा है इसके जो राजा सुदास हैं, इन्होंने विश्वामित्र ऋषि को उठाकर अपना पुरोहित ऋषि वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर विश्वामित्र ने जो इसकी विरोधी शाखाएं थी, विरोधी कबीले थे, उनके साथ संधि कर ली और भरत नाम की जो शाखा है यानी कि जो राजा सुदास है उनके साथ इन्होंने एक युद्ध किया जिस युद्ध का नाम था दासराग्य युद्ध। ये जो युद्ध है दोस्तों वर्तमान की रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। कहाँ? रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। इस युद्ध में जो भरत नाम की शाखा है ये विजय रहती है और जब ये शाखा की विजय प्राप्त होती है, अब आप देखो एक राजा 10 राजाओं को जीत ले तो उस कबीले की या उस राजा की ख्याति चारों ओर फैल जाती है और इसी ख्याति के चलते धीरे धीरे ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का जो नाम है इस शाखा के नाम पर क्या हो गया? भारतवर्ष। ये उल्लेख मिलता है दोस्तों हमें कहाँ पे? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद का जो पहला उल्लेख है भारतवर्ष जो नाम पड़ा भारत का, उसका पहला उल्लेख कहाँ मिला हमें? ऋग्वेद में। अगले जो उल्लेख की बात करते हैं दोस्तों वो बात करते हैं हम महाभारत। महाभारत जो है आप सभी ने महाभारत के बारे में सुना होगा, महाभारत का युद्ध भी सुना होगा। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि हस्तिनापुर के जो शासक हैं, हस्तिनापुर के शासक हैं, उस शासक का नाम है दुष्यंत। दुष्यंत, आपने दुष्यंत और शकुंतला की कहानी सुनी होगी। आपने कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बारे में भी सुना होगा। उसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी दे रखी है। अब दोस्तों ये दुष्यंत है, ये है हस्तिनापुर के शासक और ये कौन है? ये है कौरवों और पांडवों के पूर्वज। कौरवों और पांडवों के पूर्वज। ठीक है दोस्तों, जो दुष्यंत है वो कौन है? कौरवों और पांडवों के पूर्वज। दुष्यंत और शकुंतला के एक पुत्र हुए जिसका नाम था चक्रवर्ती सम्राट भरत। और ये इतने चक्रवर्ती थे कि इन्होंने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया और जीतकर वहां पर शासन किया। आगे चलकर इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। तो दोस्तों महाभारत में उल्लेख मिलता है कि इस देश का नाम भारतवर्ष है, वो चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो हमने 2 उल्लेख देख लिए। तीसरा जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वो मिलता है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में जो उल्लेख मिलता है वो ये मिलता है, विष्णु पुराण में एक श्लोक है दोस्तों, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम नामम भारतम यत्र यत्र भारती यत्र भारती संतति। ये जो श्लोक है दोस्तों, इस श्लोक को आप ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के
दक्षिण में जो वर्षम है, वर्षम का मतलब होता है दोस्तों देश, देश, जो वर्षम है देश है, उसका नाम भारतम, भारत है। और यहाँ यत्र यानी यहाँ जो भारती नामक इसकी संतानें निवास करती है। ये उल्लेख दोस्तों हमें मिलता है, वो कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं वायु पुराण। वायु पुराण क्या कहता है दोस्तों? वायु पुराण में एक उल्लेख मिलता है कि वह जिसने भारतवर्ष को जीत लिया, भारतवर्ष को जीत लिया, वह सम्राट कहलाता है, वह सम्राट कहलाता है। यानी कि अब भारतवर्ष को जीत लिया तो दोस्तों भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष क्या है? एक क्षेत्र है, क्योंकि वर्ष का मतलब क्या है? देश। तो और उसका नाम क्या है दोस्तों? भारत। इसलिए ये उल्लेख हमें कहाँ मिल रहा है दोस्तों? वायु पुराण में। इसके अलावा हमें नेक्स्ट उल्लेख मिलता है, वो कुछ जैन ग्रंथों में मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है? जैन ग्रंथों में। जैन ग्रंथ क्या कहते हैं कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं, क्या है? प्रथम तीर्थंकर हैं जिनका नाम है ऋषभदेव, ऋषभदेव। और ऋषभदेव के एक पुत्र हुए हैं भरत बाहुबली, भरत बाहुबली। ये जो है दोस्तों जैन ग्रंथ, ये कहते हैं कि जो भारतवर्ष जो नाम है वो ऋषभदेव के जो प्रथम पुत्र हैं, ये बड़े बेटे हैं भरत बाहुबली, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा है? भारतवर्ष। इन्हीं भरत बाहुबली के नाम पर क्या पड़ा है दोस्तों? भारतवर्ष। ये मान्यता किसकी है? ये है जैन जो धर्म के अनुयायी है या जैन ग्रंथ है उनकी। आगे हम डिस्कस करते हैं। आपने सुना होगा हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। अब दोस्तों ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये सबसे पहले तो ये ध्यान दो किसका है? ये है कलिंग के शासक खारवेल का। खारवेल एक जैन अनुयायी थे, एक कलिंग के शासक रहे हैं खारवेल, इनका है। दूसरा है हाथी गुम्फा अभिलेख कब का है? अगर आपसे पूछे कब का है तो 2nd सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी AD के बीच का है। यानी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी के बीच का है दोस्तों। ये कहाँ प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ दोस्तों जो उदयगिरी की पहाड़ियां हैं, उदयगिरी पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं दोस्तों भुवनेश्वर के पास, यानी कि ओडिशा में, ओडिशा में। यहाँ हाथी गुम्फा एक गुफा है, हाथी गुफा नाम है उसका, हाथी गुम्फा कहते हैं उसको। उसमें एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख में प्रथम बार, यानी कि ये प्रथम अभिलेख है, प्रथम अभिलेख है जिसमें इस देश के लिए भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि भारतवर्ष नाम का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा अभिलेख है जहां भारतवर्ष नाम का प्रथम उल्लेख है, तो आप कहोगे हाथी गुम्फा अभिलेख, जो किसका है? खारवेल का। और कब का है? 2nd सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी AD के बीच का। कहाँ प्राप्त हुआ?
उदयगिरी पहाड़ी, भुवनेश्वर, ओडिशा। ठीक है, तो ये था दोस्तों भारतवर्ष नाम का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है, उसका हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं हिंदुस्तान नाम की। हिंदुस्तान, तो दोस्तों जो हिंदुस्तान नाम है इसको थोड़ा सा आप समझो। जो फारसी हैं, इन फारसियों में जो प्रोटो ईरानियन है या प्रोटो पर्शियन है, यानी फारस के या पर्शिया के या ईरान के जो प्रारंभिक लोग हैं, ये क्या करते थे, सैको है कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे, सैको है। क्या कहते थे, सैको है। इसी आधार पर इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदू नदी। सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदू नदी। यानी कि सिंधु को क्या कहा, हिंदू नदी। सप्त सैंधव, सप्त सैंधव जो प्रदेश है इसको क्या कहा, हप्त हैंदव। हप्त हैंदव, हप्त हैंदव। सब सै को क्या कह रहे हैं, है, तो सिंधु को क्या कह रहे हैं, हिंदू। सप्त सैंधव को क्या कह रहे हैं, हप्त हैंदव। इतना मेरे को उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक पर्शियन शासक हुआ दोस्तों जिसका नाम है दारा प्रथम। इसी दारा प्रथम को डेरियस द ग्रेट भी कहते हैं या डेरियस फर्स्ट भी कहते हैं। इस दारा प्रथम ने 515 BCE यानी कि ईस्वी पूर्व के लगभग जो सिंधु नदी है, सिंधु घाटी है, उसको जीत लिया और जो सिंध प्रदेश है दोस्तों वहां तक अधिकार कर लिया। और उन्होंने सिंध को क्या कहा, हिंद। तो इन्होंने क्या कहा, सिंध को हिंद कहा। सिंध को क्या कहा, हिंद। ये किसने कहा, दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट ने। कब, 515 BC के लगभग। इसके बाद हम बात करते हैं, इन्हीं का जो सक्सेसर है, इन्हीं का जो पुत्र है वो है जिरेक्सस। जिरेक्सस, जिरेक्सस। अभी जो जिरेक्सस है दोस्तों, इसका जो शासन रहा वो 486 BC से लगभग 465 BC के बीच तक रहा। इन्होंने क्या किया कि सिंधु घाटी को यानी सिंधु नदी को क्रॉस कर लिया और सिंधु का जो पूर्व वाला यानी पूर्वी दिशा वाला जो भाग है उसको भी विजित किया और उसका नाम भी इसने क्या रख दिया, हिंद। यानी सिंधु के पूर्व वाले भाग का भी क्या नाम रख दिया दोस्तों, हिंद। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ईरानी जो काल है इसका जो मध्यवर्ती काल है यानी कि लगभग पहली शताब्दी वाला काल, प्रथम शताब्दी वाला काल। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये किसी भी क्षेत्र के नाम के पीछे एक प्रत्यय लगाने लग गए, एक सफिक्स लगाने लग गए। इस सफिक्स को बोलते हैं स्थान। क्या कहते हैं, स्थान। यहां देखो आप, सिंध को हिंद तो कह रहे थे, तो यहां क्या कर दिया, इसका नाम हिंदुस्तान या हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसी में आगे कि 262 ईस्वी का ईरान में एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है नक्श ए रुस्तम। नक्श ए रुस्तम अभिलेख। और ये जो अभिलेख है दोस्तों ये है वहां के शासक शाहपुर प्रथम का। और इस शाहपुर प्रथम वाले जो नक्श ए रुस्तम अभिलेख है इसमें हमारे देश के लिए जो नाम का उल्लेख किया गया है वो है हिंदुस्तान। क्या है, हिंदुस्तान, यानी द लैंड ऑफ इंडस। इंडस यानी हिंदुस्तान।
क्यों? क्योंकि हिंदू किसको कह रहे हैं? सिंधु को। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदुस्तान नाम हमारा देश का क्यों पड़ा। वो पड़ा है पर्शियंस के कारण, फारसियों के कारण या ईरानियों के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडिया। इंडिया, तो दोस्तों जो इंडिया नाम है इसका जो प्रथम उल्लेख है वो मिलता है ग्रीक जो टेक्स्ट है, ग्रीक जो रचनाएं हैं उनमें, यानी कि जो ग्रीक यानी यूनानी जो ग्रंथ है उनमें। तो यूनानी ग्रंथों में से कौन सा दोस्तों? एक तो है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज, मैगस्थनीज की एक पुस्तक है दोस्तों इंडिका। मैगस्थनीज हुआ लगभग 3rd BCE में, 3rd BCE में। तो मैगस्थनीज की जो इंडिका है, इस इंडिका में हमें नाम मिलता है इंडिया। ठीक है, दूसरा हेरोडोट्स, हेरोडोट्स, हेरोडोट्स की एक पुस्तक है दोस्तों हिस्टोरिका, और इस हिस्टोरिका में भी हमें नाम क्या मिलता है? इंडिया। अब ये इंडिया नाम क्यों मिलता है दोस्तों, वो देखिए। ग्रीक्स क्या करते हैं? सिंधु को, सिंधु को कहते हैं इंडोस। क्या कहते हैं? इंडोस। लेकिन लैटिन में जो सिंधु का नाम मिलता है वो मिलता है इंडस। क्या मिलता है? इंडस। लेकिन ग्रीक क्या कह रहे हैं? इंडोस। ठीक है, इसी इंडोस के नाम पर हमारा देश का नाम क्या पड़ा? इंडिया। यानी कि वहीं द लैंड ऑफ इंडोस, वही बात आ गई। ठीक है दोस्तों, द लैंड ऑफ इंडोस। इंडोस किसको कह रहे हैं? सिंधु को। अब यहां देखो दोस्तों, इंडिया यानी कि वह क्षेत्र जहां इंडोई लोग निवास करते हैं। इंडोई, इंडोई कौन है? यहाँ के निवासी, यानी कि इंडियन। इसी आधार पर फिर ब्रिटिश काल में यानी यूरोपियन जब आए, तो आप देखो कि जब यूरोपियन आए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी कंपनी का नाम ही क्या था दोस्तों? इंडिया। ठीक है, तो इसी आधार पर आगे चल क्या हो गया? इंडिया। अब हम बात करते हैं, हमने 3 नाम देख लिए। हमने भारतवर्ष पे डिस्कस कर लिया, हमने हिंदुस्तान पे डिस्कस कर लिया, हमने इंडिया पर डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ और नाम देखते हैं, यानी अन्य नाम जो हमें मिलते हैं। इस अन्य में जो पहला नाम मिलता है दोस्तों वो मिलता है आर्यावर्त। आर्यावर्त का मतलब होता है द लैंड ऑफ आर्यंस, द लैंड ऑफ आर्यंस। ठीक है, आर्य आप सुना होगा आपने कि सप्त सिंधु प्रदेश में ऋग्वैदिक काल में आर्यंस रहते थे। ठीक है, अब ये आर्यावर्त का जो उल्लेख है दोस्तों, एक तो हमें मिलता है धर्मशास्त्र ग्रंथों में। किसमें? धर्मशास्त्र ग्रंथों में। दूसरा जो हमें मिलता है दोस्तों वो मिलता है सूत्र साहित्य में, सूत्र साहित्य में। ठीक है, तो एक नाम क्या हो गया हमारे देश का? आर्यावर्त। दूसरा जो नाम है दोस्तों वो मिलता है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप का मतलब क्या है दोस्तों? जम्बू द्वीप का मतलब है द बेरी आइलैंड, द बेरी आइलैंड। बेरी आप जानते हो, बेरी आती है, तो जम्बू यानी संस्कृत का शब्द है जम्बू, द्वीप यानी आइलैंड। तो जम्बू का मतलब होता है दोस्तों जामुन, और जामुन को कहते हैं ब्लैक बेरी। ठीक है, तो यहां देखो ये उल्लेख हमें मिलता है, एक तो कहां पर है? हेमचंद्र सूरी का नाम सुना होगा आपने, हेमचंद्र सूरी। और हेमचंद्र सूरी का एक ग्रंथ है परशिष्ट परमन, परशिष्ट परमन। ठीक है दोस्तों, इस ग्रंथ में हमें उल्लेख मिलता है किसका? जम्बू द्वीप का।
एक हमें उल्लेख मिलता है दोस्तों चाणक्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इनका एक ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। इन दोनों ग्रंथों में हमें इस देश के लिए, इस भारत के लिए जो नाम का उल्लेख मिलता है वो मिलता है जम्बू द्वीप। आगे हम देखते हैं तीसरा जो अन्य नाम है वो है कुमारी द्वीप, कुमारी द्वीप। अरे कुमारी द्वीप है दोस्तों, ये मिलता है हमें गुप्त काल में, गुप्त काल में इस देश को क्या कहते थे, कुमारी द्वीप। एक नाम मिलता है दोस्तों हमें मेलुहा, मेलुहा। अभी मेलुहा क्या है दोस्तों, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता को उनकी जो समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया वाले हैं, या मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नहीं कहते थे, वो कहते थे मेलुहा। यानी आज से लगभग 5000 साल पहले हमारा जो क्षेत्र है वो विदेशियों के लिए किस नाम से जाना जाता था, मेलुहा के नाम से। नेक्स्ट है फिफ्थ जो अन्य नाम है वो है नाभि वर्ष, नाभि वर्ष। तो दोस्तों कई जैन ग्रंथों में इस देश का नाम नाभि वर्ष भी मिलता है, जैन ग्रंथ। अब ये नाभि वर्ष क्या है, नाभि का मतलब होता है केंद्र, यानी भारत की स्थिति हिंद महासागर के इंडियन ओशन के केंद्र में है या बीच में है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, नाभि वर्ष। अन्य एक नाम मिलता है दोस्तों, वो मिलता है तियानजू, तियानजू, यानी कि तियानजू। ये तियानजू जो है दोस्तों ये मिलता है चीनी टेक्स्ट में, ये जो चाइनीज जो ग्रंथ है उनमें। तो चीन वाले हमें क्या कह रहे थे दोस्तों, तियानजू। एक है दोस्तों तेंजिकू, तेंजिकू। तेंजिकू जापान वाले हमें उस समय कह रहे थे तेंजिकू, यानी जापानी लैंग्वेज में भारत को क्या कहा जाता है, तेंजिकू। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, 7 हो गए हैं, 8वां देखो दोस्तों वो है होडू। होडू हमें हिब्रू भाषा में कहा गया, किस भाषा में, हिब्रू भाषा में। हिब्रू बोली जाती है दोस्तों इजराइल में, ये यहूदियों की भाषा है हिब्रू, और हिब्रू भाषा में हमारे देश को क्या कहते हैं, होडू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों 9वां, वो है ये बात कि हमारा संविधान क्या कहता है। जब हमें आज़ादी मिली, हमारा संविधान बना, हमारा संविधान लागू हुआ, तो दोस्तों संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में उल्लेख मिलता है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ है। यानी कि संविधान में हमें इंडिया के लिए, ये भारत के लिए दोनों ही नाम मिलते हैं, इंडिया और भारत। इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने भारत के नामकरण की जो यात्रा है दोस्तों उसके बारे में डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। आपने इस लेक्चर में कई नई बातें सीखी होंगी और आपके कई कन्फ्यूजिंग जो है कन्फ्यूजन वो आपकी दूर हुई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, धन्यवाद।